हेलो दोस्तों, मैं रामचल सरोज आप सभी का चल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एसएससी सीजीएल 2024 के प्री एग्ज़ाम में जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो ऑर्डर होने वाला है वो हार्ड टू इजी होने वाला है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? तो गगन प्रताप मैथ्स जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जा रही है, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में पूरे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, और यहाँ पे हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एसएससीजीएल प्री 2024 में, तो सारे हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर कब क्या थी? यानी यहाँ पे देख रहे हो एसएससी सीजीएल में जो करंट पूछा गया है वो 2021-22 का पूछा गया। वो पूछा क्या गया है कि महाराष्ट्र की बेरोजगारी दर क्या थी? तो 3.5, जो कि एकदम टफेस्ट क्वेश्चन है। तो एकदम टफेस्ट रखा गया है, तो टफेस्ट क्वेश्चन है भी। तो पहला नंबर यानी टफेस्ट क्वेश्चन पहले आएंगे और उसके बाद ईजी क्वेश्चन लास्ट में आएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड यानी IIPDF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हमें ये बताना है कि तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं, और हमें कथन गलत वाला निकालना है। इसमें है पहला, IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी। ये बिल्कुल गलत है, इसकी स्थापना 2017 में नहीं हुई थी। दूसरा कथन है, IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सही है। यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित होती है। ये भी सही है। तो दो कथन इसके सही हैं, लेकिन कथन 1 इसका गलत है। तो आंसर हो जाएगा कथन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश एक उद्योग संघ और स्व-विनियामक संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास के दिशा में काम करना है। तो इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नाबार्ड है और सारे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क, यानी ऑप्शन बी। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो इसका नाबार्ड भी आंसर हो सकता था, लेकिन SRO के बारे में बात की है तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? तो सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? देखो, लॉजिस्टिक समीकरण पूछा गया, वो भी जनसंख्या वृद्धि का, जो कि किसने दिया था? तो पियरे फ्रांसवा वेरहल्स्ट ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति एक अवधारणा है, तो स्टॉक अवधारणा कैसी है? स्टॉक, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, छठा नंबर, निम्नलिखित मदों का मिलान करना है, यानी जो मिलान है उसको मिलान करना है। पहला है, व्यापार प्राथमिकताओं का वैश्विक प्रणाली कब आया था? तो ये हमें देखना है। तो इसकी प्रणाली कब आई थी? तो इसकी प्रणाली अगर देखें हम तो 1988 हो जाएगा, यानी फर्स्ट का बी होगा। तो फर्स्ट का बी अगर देखें तो सी में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। अगला है, भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ? तो ये अगर हम देखें तो ये हुआ था 2004 में। तो हो जाएगा सेकंड का सी। तो सेकंड का सी अगर देखें तो सेकंड का सी ऑप्शन बी में मिलता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह थर्ड का डी हो जाएगा, थर्ड का डी हो जाएगा 2010, और लास्ट वाला जो बचा वो हो जाएगा 2021। यानी व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली कब आई है? तो 1988 में आई है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता 2004 में हुआ है। भारत कोरिया गणराज्य व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता कब हुआ? 2010 में। सातवीं व्यापार नीति समीक्षा कब हुई है? तो 2021 में हुई है। तो इस तरह ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण नेवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह विपरीत दिशा में चक्रीय गति करते हैं, तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह में
इंजेक्शंस करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, अंताक्षेपण नहीं करते, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 9 नंबर क्वेश्चन है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है। तो कौन सा गलत है ये बताना है, तो ऑप्शन ए है कोस्की ग्रेड संगठन साइकोन है, सही है। ऊतक अंग ग्रेड संगठन यूप्लेक्टेला है, ये गलत है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आगे सही है, ये भी है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन पैरामीशियम है, कोशिका ऊतक ग्रेड संगठन जेलीफिश है, तो ये भी सही है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी बैंक SHGS के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत क्या है। तो 20.9%, 20.9%। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है। तो 6.88% 2011 और 11.79% 2001 की जनगणना में हुई है, तो ये प्रतिशत याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अनुनय ORP की जनसंख्या कितनी है। तो 7.9 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क FITF भारत में डैश में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया था, तो 2016 में। कब, 2016। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, CSO ने डैश में सकल वर्धित मूल्य ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा को अपनाया। तो 2015 में। कब अपनाया था, 2015 में अपनाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने वार्षिक बजट में आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ आवंटित किए। आसरा योजना तेलंगाना, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत सरकार ने उद्योगों को 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश % तक FDI को स्वचालित स्वीकृति अनुमति दी है। तो 74% तक। कहाँ तक, 74% तक। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों का प्रतिशत कितना था। तो 47.3%। 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर कितनी थी, 30% से कम। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदार सर्वाधिक है। तो हिमाचल प्रदेश में। भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। 23वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चारों पढ़ने पड़ेंगे। नेशनल इनकम की गणना करने के लिए पहला आधिकारिक प्रयास PC महालनोबिस द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है, हाँ ठीक, आधिकारिक तौर पे पूछा है तो सही हो जाएगा, नहीं तो ऐसे पूछेगा तो दादा भाई नारोजी ने किया था। नेशनल इनकम की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर VK आरवी ने किया था, ये भी सही है। दादा भाई नारोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ये बिल्कुल गलत है। नेशनल इनकम की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नारोजी ने किया था, बस ऑफिशियल नहीं था, तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है, प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, तो बात सही है। द्वितीय हरित क्रांति दक्षिण भारत में अधिक केंद्रित थी, ये गलत है। थर्ड है, द्वितीय हरित क्रांति ने स्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया, तो ये थर्ड हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, स्वतंत्रता के बाद GDP में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र द्वारा GDP में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर
रोजगार में गिरावट नहीं आई है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, हरित क्रांति के बाद खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार की आई है? तो असमानुपाती। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई है? व्यक्तिगत कर में। व्यक्तिगत कर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो उसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? तो शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन डी, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो फिलिप्स वक्र बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ रखा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी इसमें जितने भी उद्देश्य ए और सी और डी सारे इसके उद्देश्य थे। ठीक है, ऊंची कीमतों और ख़राब गुणवत्ता के विरोध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी उच्च रोजगार सृजन करना, ये भी सही है, लेकिन बी इसका सही आंसर नहीं हो सकता, इसलिए बी इसका रॉन्ग होगा। 32, निम्नलिखित करों को लागू करने के लिए क्रम की पहचान कीजिए। तो इस एक तरह से इसका ऑर्डर ही सजा दिया गया, पहले भूमि राजस्व होगा, बिक्री कर होगा, मोड वैट होगा, सेवा कर होगा, तो ये ऑर्डर सजा हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 3.6। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो अस्थिर विनियामक परिवेश का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के बीच अंतर है? ऑप्शन सी SHG आमतौर पर छोटे समुदाय आधारित संगठन होते हैं, जबकि MFI बड़े और अधिक औपचारिक संस्था होते हैं, यानी जो MFI होते हैं वो बड़े लोन देता है और जो SHG होता है वो छोटे छोटे लोन देता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की थी? ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, हालांकि प्रथम शुरुआत जहाँ पे हुई थी वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 1995 में भोजन, लेकिन तमिलनाडु में भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जाने लग गया। अगला क्वेश्चन है 37, मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को डैश से डैश वर्ष की आयु के बीच जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 15 से 32 वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा फिशर का विनिमय समीकरण है? यानी विनिमय समीकरण जो है फिशर का कौन सा है, ये बताना है। तो ऑप्शन सी MV बराबर PT हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से ऑप्शन ए कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया था? तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद में आंसर ये निकल के आता है कि ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो चारों ऑप्शन बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा है जो उन
बेरोजगारों या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच ना हो। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से राजस्व, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश के अनुपात में साझा की जाती है। तो ऑप्शन ए 60% और 40%। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में व्यवसायों को दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है? तो कर और शुल्क रियायतें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उन लोगों के लिए छोटे ऋण का प्रावधान करता है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं है? तो सूक्ष्म वित्त। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो फ्री राइडर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया और परिवर्तन की आवश्यकता होती है? तो मध्यवर्ती माल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा 10 लाख तक संपार्श्विक मुक्त ऋण दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 50 नंबर क्वेश्चन है, 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई? तो 7। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। 52 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ ए में दी गई अवधारणाओं को स्तंभ बी में दिए गए उनसे संबंधित विवरण के साथ सुमेलित करना है। अवमूल्यन क्या होता है? तो अवमूल्यन क्या होता है? विदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य में आधिकारिक कमी जो होती है वो अवमूल्यन कहलाता है, मूल्य ह्रास। ठीक है, तो ए का 5 हो जाएगा। तो ए का 5 2 में है। उसका मूल्य ह्रास क्या होता है? तो मूल्य ह्रास जो होता है, मूल्य ह्रास हमारा हो जाएगा विनिमय के बाजार की दर में गिरावट, यानी बी का हो जाएगा 1। तो A5B1, तो एक ही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। सी का 2 हो जाएगा, यानी अपस्फीति होती है घरेलू मुद्रा का संकुचन। विनिमय नियंत्रण होता है विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमन। तो विनिमय नियंत्रण का मतलब विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करना, अपस्फीति का मतलब घरेलू मुद्रा का संकुचन, मूल्य ह्रास का मतलब होगा विनिमय के बाजार दर में गिरावट, अवमूल्यन का मतलब मुद्रा के बाह्य मूल्य में आधिकारिक कमी। अगला प्रश्न है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो प्रतिलोम संबंध है। कैसा संबंध है? तो प्रतिलोम संबंध है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? तो मूल्य ह्रास घटाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या है? ये उन्नति प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों और प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योगों में उदारीकरण की शुरुआत की। तो औद्योगिक नीति 1991। 57 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंसिंग शब्द का पहली बार प्रयोग 1970 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान किया गया था, जिसकी स्थापना मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। और मोहम्मद यूनुस प्रेजेंट टाइम पे बांग्लादेश के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। शुद्ध निवेश क्या होता है? तो सकल निवेश में से अगर मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो सकल निवेश निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ ए में दी गई अवधारणाओं को स्तंभ बी में दिए गए उनसे संबंधित विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होती है वो राष्ट्रीय उत्पादन की मौद्रिक मूल्य होती है, यानी ए का थर्ड होगा। तो ए का थर्ड होगा, तो ए ऑप्शन ए केवल डी में मैच कर रहा है। बी का 4, कुल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष के दौरान माल सेवाओं का कुल उत्पादन। व्यक्तिगत आय हो जाएगा किसी निश्चित अवधि में व्यक्तिगत उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय।
व्यक्ति आय के कर के बाद जो होता है उसे बोलते हैं प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, कृषि को अधिक सतत बनाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो तीनों सही हैं। कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, कृषि को अधिक सतत बनाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, तो तीनों सही हो जाएंगे। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि GNP पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति दर 9% है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में डैश की वृद्धि हुई है। तो 7% की, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 7% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। चलिए लगभग 7% मान सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना। 63 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल बचत और जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफ़ायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? शुल्क और जुर्माना। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब महिलाओं के आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान है? तो स्वयं सहायता समूह। 66 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या थी? उद्योगों में पूंजी निवेश की कोई व्यवस्था नहीं थी। 67 नंबर है, पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। तो पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश डैश नामक एक आयोग की थी? तो यंग हिल्टन कमीशन या हिल्टन यंग आयोग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के पीछे हैराड डॉमर मॉडल मुख्य विचार है। तो प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो PC महालनोबिस। थर्ड का क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। PC महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का है? तो सेकंड का है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत है? पहला है, योजना में समाज का समाजवादी स्वरूप प्रतिबंधित था। बिल्कुल सही है, प्रतिबिंबित था। योजना में भारी और मूल उद्योगों के तीव्र औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था। बिल्कुल सही है। यह योजना कीनेसियन मॉडल पर था। ये गलत है भाई, JM कीन्स अलग था वो। ऑप्शन डी है, योजना के दौरान विद्युत, रेलवे, इस्पात आदि उद्योग स्थापित किए गए। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? तो वस्तु विनिमय में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, रिसॉर्ट्स और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं? तो इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो MSMEs के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? जब सरकार का व्यय राजस्व से अधिक होता है। जब सरकारी व्यय जो होता है वो राजस्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है?
तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बाकी ये जितनी भी हैं ये सब सार्वजनिक कंपनियां हैं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो निजी क्षेत्र की है। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? तो कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? अत्यधिक जनसंख्या। अत्यधिक जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तो टाटा, अडानी, रिलायंस सब प्राइवेट है। भेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और 81 नंबर क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहला मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित था? तो विनिर्माण। किस पर था? तो विनिर्माण पर फोकस करता था। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑप्शन सी, यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति थी। तो इस तरह से हमारे यहाँ से ख़त्म होते हैं क्वेश्चन का है कि तो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो था जिसमें हमने एसएससी सीजीएल 2024 प्री में जितने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो 82 क्वेश्चन थे। 82 क्वेश्चन को हम लोगों ने ढंग से सॉल्व कर लिया है। जो पार्ट 3 आएगा वीडियो, वो पार्ट 3 वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग फहरा दीजिए और इसे लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो करना मन वो करिए। लेकिन वीडियो देख लीजिए, आपके अगर अनुकूल है तो देखिए। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।